तो दोस्तों, आज के दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाकेलाल कॉमिक तकबक का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराज, ये अपनी गर्दन बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, जबकि खामोश सेनापति, तुम हमेशा बागे के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हो और उस पर उल्लू जल्लू का इल्जाम लगाते हो। पर इस बार तुमने अति कर दी है। हम महावीर हैं, हमें मृत्यु का भय नहीं है, परंतु तुमने हमारी आज्ञा की अवहेलना की है। आज हम तुम्हारा। ठहरिए महाराज, यह समय इन विवादों में उलझने का नहीं है। आपको ऊपर प्राणघात संकट मंडरा रहा है। हमें पहले आपकी प्राण की रक्षा के बारे में सोचना चाहिए। देखा सेनापति, तुम्हारे इन घटिया आरोपों के बावजूद बाके को अपने अपमान से ज्यादा हमारे प्राणों की चिंता है। परंतु बाकेलाल, ऋषि ने हमें शाप दिया है। अगर ऋषि जीवित होते तो शाप मुक्त का कोई उपाय भी निकल जा सकता, परंतु ऋषि ने शाप दिया है कि सर्प जीवित होकर आपको डसेगा, परंतु यदि हम उसको जीवित होने से पहले उसको जला दे तो। सुना नहीं तुमने सेनापति? जल्दी से सर्प के ऊपर घास फूस डालकर आग लगाओ। मगर आग लगाने से पूर्व सर्प जीवित हो गया तो उस सर्प की जगह हम तुम्हें जला देंगे कायर। जी महाराज। लगता रहो आग बेटा मरखप, पर बाके ने जो आग लगाई है उससे निकल न पाओगे। इस बार मोटे को कोई बचा नहीं सकता। आखिर खुद भोले शंकर ने आकर ये योजना बताई है। ये डाली मैंने सर्प के ऊपर घास फूस, ये लगाई मैंने आग। थोड़ी देर बाद अरे पूरी घास जलकर, पर सर्प का बाल न बाका हुआ। मैं जानता था ये शापित सर्प है महाराज, ये ऐसे नहीं मरेगा। सेनापति मरखप, इसे कहीं जमीन खोद कर दबा दो ताकि ये जीवित होकर भी बाहर न निकल पाए। मैं और कौन? ये सारी मुसीबत तुम्हारी बुलाई हुई है। और ले बेटा पंगा सम्राट से। और फिर महल पहुंचने के बाद नहीं, बस करकशा, मेरा मतलब है कोकिला प्रिय, अभी में हम जिंदा है। यहाँ मेरी जान पर बनी है और आप कहते हैं कि बस करूं। मैं कहती हूँ, क्या जरूरत थी वन में जाकर ऋषि मुनियों के साथ सांप खेलने की। जब भी मैं कोई नई साड़ी या आभूषण लेती हूँ तब ही आप नए नए पंगे लेते हो। गुर, ये सब वाद विवाद का नहीं है महारानी जी। महाराज के सिर पर सर्प वंश का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि सांप को जमीन के नीचे दबा दिया गया है, लेकिन हो सकता है वो वहां से बाहर निकल जाए। जब तक 24 घंटे ना गुजर जाए हमें सावधान रहना होगा। बाकेलाल जी सही कह रहे हैं महाराज। हो सकता है सांप अब तक जीवित होकर बाहर आ भी चुका हो। हमें फौरन सांप को रोकने का कोई प्रबंध करना चाहिए। इसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए महामंत्री जी। ऐसा प्रबंध करूंगा कि मेरी अच्छी कमाई मेरा मतलब सांप महाराज के आसपास भी नहीं फटक पाएगा। मेरे विचार से सभी अपनी अपनी राय दे कि महाराज की प्राण रक्षा किस प्रकार हो सकती है। मेरे विचार से महाराज को बिना रुके पूरी रात्रि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। मेरे विचार से महाराज को अस्त व्यस्त से बनी विशेष पोशाक पहननी चाहिए, जिस पर सर्प दंश तो क्या अग्नि लहरों का भी असर न हो पाए। मेरे विचार से तो महल के चारों ओर स्वादिष्ट पकवान और दूध से भरे विशाल पात्र रख दिए जाए, ताकि सांप दूध और पकवानों का आनंद उठाकर प्रसन्न हो जाए और बिना किसी को हानि पहुंचाए वापस लौट जाए। मेरे विचार से महाराज की सुरक्षा के लिए एक अभेद महल का निर्माण करना चाहिए, जिससे होकर एक चींटी भी अंदर प्रवेश न कर पाए। मैं कुछ बोलूं? नहीं, सुझाव तो सबके अच्छे हैं महाराज, अब आप भी तय किए। अरे ये सब रहने दो महामंत्री, हम महावीर है। अगर सांप हमारे सामने आया भी तो हम उसे चीर कर रख देंगे। क्या बोला?
मेरा मतलब है हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सुझाव सबसे अच्छा है। मैं कुछ बोलूं महाराज? हरगिज नहीं। जो फैसला करना है जल्दी कर लो, क्योंकि सुझाव जो भी हो मुझे ही, मेरा मतलब प्रबंध मुझे ही करना है। यहाँ सबसे ज्यादा समझदार तुम ही हो बाकेलाल। अब तुम ही बताओ कि कौन सा सुझाव सबसे अच्छा है। ये तुम क्या कर रहे हो बाकेलाल? सारे सुझाव आजमा के देख लो, घंटा कुछ कर पाओगे? मेरा मतलब है हमें सारे सुझाव आजमा कर देख लेना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे पास ज्यादा घंटे नहीं है और दूसरे हमें महाराज की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। और फिर चलो चलो, अभी महल के चारों ओर दूध और मिष्ठानों से भरे विशाल पात्र रखना चाहिए। ओफ, ये कैसे वस्त्र पहना दिए? हमें बहुत गर्मी लग रही है महाराज। कोई भी चीज इस पोशाक का भेदन नहीं कर पाएगी। महाराज महाराज जल्दी चलिए, अब तुम्हें क्या खुजली हो गई? भवन निर्माण मंत्री, महाराज मैंने आपकी सुरक्षा के लिए अब एक महल बनाया है, जल्दी से प्रवेश करें। फिर देखें, सांप तो क्या, सांप का बाप भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। अच्छा तो फिर जल्दी चलो। बाहर निकलते ही, ये क्या है? वही तो है, वो अभेश महल। नास पीटो भवन निर्माण मंत्री, ये तो समाधि है। तुमने हमारी जीवित समाधि बना दी। गुर्र! ओफ, गला छोड़िए महाराज, ये समाधि नहीं बल्कि महल का प्रवेश द्वार है। ये देखिए महाराज, ये भूमिगत महल है। इसको समाधि की तरह बनवाने का सुझाव तो बाकेलाल जी ने दिया था। क्या कहा बाकेलाल ने? ऐसा कहा, सांप इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, पर अगर वो समाधि को देख लेगा तो भ्रमवश इसमें वैसे भी प्रवेश नहीं करेगा। वाह, योजना हो तो बाकेलाल जैसी, वरना ना हो। सच तो यह है मोटे कि सर्पदंश से मृत लोगों का दाह संस्कार नहीं किया जाता, इसलिए तेरी मृत्यु से पूर्व तेरी समाधि का प्रबंध करवा दिया। कब्र के अंदर प्रवेश करें महाराज। चलो चलो बाके, हाँ हाँ चलिए। वाह वाह, शानदार कलाकृति है। क्या जक्काशी है? ऐसा लगता है जैसे महल के दीवार होकर गुफाओं के उबड़ खाबड़ सतह हो। अरे मूढ़मती महारानी, ये उबड़ खाबड़ सतह ही है। क्या रे भवन निर्माण मंत्री, ये महल बनाया है कि पशुओं का गौशाला? महाराज जल्दी जल्दी, मैं इतना ही काम करवा पाया, बाकी का सारा प्रबंध की बुआ के पास भिजवा दिया है। छोड़िए ना महाराज, मरने के बाद भला ये चीजें आपके किस काम की? मेरा मतलब है आपको कौन सा यहाँ रहना है? ओह, एक तो यह अस्त व्यस्त के बने कपड़े, ऊपर से समाधि महल, गर्मी और खुजली के कारण जान निकली जा रही है। मैं अभी आपके लिए दाद मल्लम और कुछ ठंडा ठंडा लेकर आता हूँ। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो बाकू, कुछ दिन के मेहमान जो है आप। बाहर निकलते ही मोटे के साथ रहकर दिमाग की सारी नसें अकड़ गई थी। अब थोड़ा काम कर लिया जाए। अब माना कि इस बार खुद भोले शंकर मेरी योजना के सूत्रधार है, मगर मेरा भी कुछ फर्ज बनता है और इसकी शुरुआत मैं करूँगा खान पान मंत्री का हाजमा खराब करके। अरे बाकेलाल जी, ये क्या कर रहे हैं आप? दूध में क्या मिला रहे हैं? नमक। नमक? मगर इससे तो सांप इस दूध को नहीं पिएगा और क्रुद्ध हो जाएगा। यह विशेष सर्प है खान पान मंत्री, इसे अगर बिना नमक का दूध पिलाया तो वो क्रुद्ध हो जाएगा। अच्छा, आप कहते हैं तो सही होगा। अब बारी है भवन मंत्री की। बस ये किया मैंने इस समाधि में छेद। ये क्या कर रहे हो बाकेलाल? दिख नहीं रहा छेद कर रहा हूँ। पर छेद क्यों कर रहे हो? कहीं इस रास्ते सर्प आ गया तो? अरे मूर्ख, महल के अंदर प्राणवायु जाने का कोई मार्ग नहीं है।
अगर सर्प ना भी आया तो भी अंदर सभी दम घुट के मर जाएंगे। पर अगर फिर भी सर्प अंदर आ गए तो वहां जाली लगा दो, जिससे सर्प भी अंदर ना आ पाए और प्राणवायु भी आती रहे। जैसा तुम कहो बाकेलाल। अब जरा चल के देख लूं प्रबंध ने सर्प के स्वागत के लिए क्या क्या किया है। जैसे ही सर्प आता दिखे सब एक साथ शुरू हो जाना। हाँ जी, समझ गए। हाँ जी। ये लोग कौन है प्रबंध मंत्री? ये सभी अपने अपने क्षेत्र के छटे हुए सपेरे हैं। बड़ी मुश्किल से इनको विशेष दूरगामी रथ भेजकर बुलवाया है। लाखों मुद्राएं खर्च हुई, पर सवाल महाराज की जान का है, इसलिए मैंने परवाह नहीं की। परंतु प्रबंध मंत्री, इनकी शक्लें तो बच्चू ढोल वाले से मिलती है, जो आपके ताऊ की बेटी के विवाह समारोह में ढोल बजाने आए थे। ऐसी बात तो नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। जरा इनको बीन बजाने को तो कहना। चलो जमूरो, बीन बजाओ। पी, आज मेरे यार की शादी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस एक बार मोटा निकल ले, 7 दिनों तक बिना रुके ऐसे ही ढोल बजवाऊंगा। पी, लगता है जैसे पी पूरे संसार की शादी है। आखिर इतने दिनों बाद मैं स्वतंत्र हो ही गया। मेरे तंद्रा किसी ऐसी बीन की धुनी से ही टूटनी थी जिसे कोई नौसिखिया बजा रहा हो। अब पूरा करूंगा मैं अपना अधूरा काम। मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं अपनी पूंछ के बल सीधा खड़ा भोले शंकर की साधना कर रहा था। मैं भोले भोले चिल्लाऊंगा, केचूली फाड़ के। बेटा केचूली फाड़ देगा तो दूसरे को क्या मुंह दिखाएगा? प्रभु, आखिरकार आप आ ही गए। गुरी, दोबारा कोई नहीं है। फिर से कर दिया तपस्या का बेड़ा कर्क। कौन है ये जो बार बार उंगली कर रहा है? छोड़ूंगा नहीं उसे। बेटा तकबक, यह काम खुद हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि तू किसी भी नेक इरादे से यह काम नहीं कर रहा है। आखिर एक दिन मेरे तपस्या से भोले शंकर पिघल ही गए। आंखें खोलो वत्स, आप ही हो ना भगवान? कहीं फिर कोई मेरे साथ मस्ती तो नहीं कर रहा? नहीं वत्स, जो मस्ती होनी थी वो हो चुकी है। अब तुम वर मांगो। भगवान, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सच जानते हो। हाँ, हमें पता है। तुम्हें हमारे कंठ का विष यानी हलाहल का अंश चाहिए, ताकि तुम नागलोक के सबसे शक्तिशाली नाग बन जाओ। जब इतना सब कुछ जानते ही हो तो खाली पीली समय क्यों खोटी कर रहे हो भगवान? ये लो हमारे हलाहल का अंश। शुक्रिया भगवान। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको तो भगवान, कुछ चाय नाश्ता तो करते जाओ। चलो, चाय नाश्ता न सही तो एक कहानी सुनते जाओ। एक तो असुर बावला कर रहा था कठोर तपस्या आपकी। ना शीत की चिंता थी उसे और ना ताप की। हुए प्रसन्न आप, दिया वरदान। खेती थी आपके बाप की, जिसके सर पर हाथ रखोगे देह हो जाएगी राख की। अबे, तूने तो भस्मासुर की कहानी सुनाना शुरू कर दी। बिल्कुल सही समझे प्रभु। एक कहानी सुनाने का तात्पर्य क्या? आप तो अंतर्यामी हो प्रभु, सब जानते हो। हाँ, आफू तकबक के बच्चे, तेरी नियत पहले से ही पता थी हमें, तभी तो हर बार आवाज लेकर तेरी तपस्या भंग कर रहे थे। अच्छा, तो मेरी तपस्या का सत्यानाश आप भी पीट रहे थे। तो तू क्या समझता है बेटा, मेरे दोनों कानों के बीच कुछ नहीं है? गुर, पहले मैं आपको इसलिए मारना चाहता था ताकि हलाहल का बाकी भाग भी हासिल कर लूं। वरदान मिला होने के कारण हलाहल मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर अब तो तपस्या भंग करने वाली खुन्नस भी शामिल हो गई। तेरे प्राणों की साधी तेरे खुन्नस भी खत्म करता हूँ। तो दोस्तों, ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।